हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी कम्युनिकेशन की 5th क्लास है। जैसा कि यूनिट 4 है आपकी कम्युनिकेशन संचार। ऑलरेडी आपकी 4 क्लास यूट्यूब पे आ चुकी हैं। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आपका एक क्वेश्चन इससे आता है नेट जेआरएफ की परीक्षा में कि अर्थ क्या है कम्युनिकेयर का। यहाँ पे ये कम्युनिकेयर वर्ड से बना है, इसका अर्थ है टू मेक कॉमन। और तो यहाँ आपको बड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी है कि सेंडर और रिसीवर अगर लेवल इनका एक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक है, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, सफल संचार रहेगा। यहाँ पे पूरा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में इसी चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है, अर्थ क्या है और किन कंडीशंस में हम बेटर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और मैंने आपको जो बताया था एक पॉइंट, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से ही आपका क्वेश्चन नेट जेआरएफ की परीक्षा में उठता है। ठीक है, आप देखोगे जो हमारा ये पेपर है ये डायरेक्टली आपका कोरिलेटेड है हायर एजुकेशन को लेकर के। हायर एजुकेशन में कौन सी बेटर कंडीशन हो सकती हैं, कैसी कंडीशन आप क्रिएट करोगे जिससे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका बेटर रहे, तो वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में पूरी ये चीज़ आपको देख लेनी है। नेक्स्ट बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की क्या क्या विशेषताएं हैं। हालांकि ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट जब आप ये 2 लेयर में क्लास कर लोगे तो मेरे हिसाब से ये कि आपको बहुत बेस्ट तरीके से ये चीज़ें याद रहने वाली हैं। क्या विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की, उन चीज़ों का जिक्र करेंगे बेटा। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है आर्ट एंड साइंस। अब बेटा यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं चीज़ें आपको डीपली डिस्कस कर रहा हूँ। आर्ट का मतलब है बेटा कला से, और ये कहाँ से आता है, अनुभव से। किससे आता है, अनुभव से। और एक जनरलाइज स्टेटमेंट, सामान्य एक सी बात है कि कलाकार वो होता है जो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और इसमें बेटा क्या चीज़ समाहित होती है, अनुभव समाहित होता है। टीचिंग में भी या किसी अदर सेक्टर में भी जब आप जाते हो जॉब के लिए तो आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाता है, और एक्सपीरियंस का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो है मेथड से। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका मेथड भी अच्छा होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जितना प्रैक्टिस आपका होगा, एक्सपीरियंस होगा, उतना ही मेथड आपका अच्छा होगा। और कला में तो आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड होता है, अनुभव समाहित होता है, और साइंस आपका चलता है मेथड के साथ। तो आपका संचार जो है वो कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं रखता है। दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बेटा यहाँ पे आप देख लेना, जटिल प्रक्रिया है। अब यहाँ पे जटिल प्रक्रिया का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। इनसे अगर पूछे सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, तो सिंपल ये बताते हैं कि सोशल साइंस है और मैथ कॉम्प्लेक्स है, जबकि वो होता उल्टा है, मैथ सिंपल है और सोशल साइंस कॉम्प्लेक्स है। यानी कि कोई भी कंडीशन अगर बदली तो संचार का अर्थ बदल जाएगा। जैसे आप देखोगे जब हम टीचिंग पढ़ाते हैं तो टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थी हैं, ठीक है, एक ही टेम्परेचर है, एक ही क्लासरूम है, एक ही टीचर है, एक ही मेथड है, बट उनके रिजल्ट अलग अलग हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो संचार भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी एक फैक्टर अगर बदला तो इसके प्रभाव बदल जाएंगे। लर्निंगेबल स्किल, संचार क्या है आपका, इसे आप सीखते हो, और आप देखोगे सीखने की प्रक्रिया जो है उनको लेकर के काफ़ी साइकोलॉजिस्ट अपने नियम दे चुके हैं। तो किस तरीके से सीखते हैं, हम बात करना सीखते हैं। और जैसे आप देखोगे फैमिली, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा बेटा, नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन जरूर आता है, फैमिली परिवार किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, किस प्रकार का साधन है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो आप देखोगे इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट है फैमिली, और फैमिली से ही आप इनिशियल कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। जब आप छोटा बच्चा होता है तो उसे माँ दादी बात करना सिखाते हैं, और वहाँ पे आपके जो प्रोसेस आते हैं कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब ये कि बेटा समय और कंडीशन बदलने के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन करने की तरीके बदल जाएंगे। सपोज दैट आप घर में होते हैं तो घर में एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं,
आप क्लासरूम में आए हो अलग तरीके का कम्युनिकेशन करोगे, मार्केट में जाओगे अलग तरीके का कम्युनिकेशन करोगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ये है सेंडर रिसीवर। सेंडर रिसीवर से बात कर रहा है और रिसीवर, यहां से एक क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, नेट जेआरएफ में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ टीचर क्या है, सेंडर है और स्टूडेंट रिसीवर है। बट जब ये रिसीवर टीचर को आंसर दे रहा है तो ये सेंडर की भूमिका में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पीवाईक्यू में आपके क्वेश्चन आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है आपका घूम फिर के चीजें वहीं पे आ रही हैं, सेंडर रिसीवर को कम्युनिकेट कर रहा है और रिसीवर सेंडर को कर रहा है। ठीक है बेटा, 2 और मोर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है 2 और मोर। अब कम्युनिकेशन के लिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। जैसे हम ग्रुप की डेफिनेशन देते हैं तो ग्रुप भी क्या है, 2 और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्ट ईच अदर। ऐसे ही आप कम्युनिकेशन को कहोगे जब संचार की प्रक्रिया होती है तो इसमें 2 और उनसे अधिक लोगों के बीच में संचार होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। क्यों करते हैं हम, क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, यहां से अगर क्वेश्चन उठेगा तो किस चीज के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए और सूचनाओं के ट्रांसफर के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब इससे आगे जब आप जाओगे तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाओगे तो अब आप देखोगे कि किस तरीके से हमारे कम्युनिकेशन के मेथड बदले हैं, जो आपकी इससे नेक्स्ट क्लास होगी। और कम्युनिकेशन की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हमारे कम्युनिकेशन के मेथड बदल जाते हैं। तो फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान और सूचनाओं का आदान प्रदान, ये इसलिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है बेटा, नीड फॉर अटेंशन, कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है बेटा, नीड फॉर अटेंशन, क्लियरिटी एंड कॉन्शियसनेस, पर्पजफुल एक्टिविटी। कभी भी देखोगे आप कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी संचार की प्रक्रिया हो, उसके पीछे हमारा एक पर्पज होता है। जैसे कि अब आपकी टीचिंग की क्लास चल रही है, आपका नेट जेआरएफ की क्लास चल रही है, तो हमारा जो पर्पज है वो आप जब क्लास लेने आओगे, यहाँ क्लास से पहले आपकी कंडीशन क्या होगी, स्टॉक ऑफ नॉलेज कितना होगा और आफ्टर क्लास कितना होगा। तो यहाँ टीचर का एक मोटिव ये है कि वो डिजायरेबल चेंज लेकर के आना चाहता है, स्टूडेंट की नॉलेज में एक डेवलपमेंट का जो लेवल है उसे लेकर के आना चाहता है। ठीक है बेटा, तो संचार आपकी कैसी प्रक्रिया है बेटा, पर्पजफुल। पिछली जो वीडियोज हैं उनमें मैंने बताया था कि सामने वाला जो है रिसीवर, उसके तथ्यों में परिवर्तन, मनोभाव में परिवर्तन, उसके जो एक आप कह सकते हैं कि मनोदशा है उसमें परिवर्तन, कुछ भी हमारा हो सकता है। कम्युनिकेशन अगर हम बिजनेस मीट किसी से करने जा रहे हैं तो उसे हमें अपनी डील में एक्सेप्ट करानी है उसे, तो आप देखोगे हम यहाँ अपनी डील की विशेषताएं बताएंगे, चाहे वो हैं या इतनी नहीं हैं, फिर भी आप देखोगे हम कम्युनिकेशन ही की स्किल जो प्रभावकारिता है वो इस डील के यस और नो को डिपेंड करेगी। तो आप देखोगे कि लीडरशिप में भी, बिजनेस में भी, हर सेक्टर में आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में सबसे जॉयफुल जो यूनिट है आपकी वो ये वाली है बेटा, सोशल नेसेसिटीज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संचार के बिना, अगर हम समाज की बात करें, समाज हमारा सोसाइटी है, और अगर इसे हम कह दें कि संचार नहीं होना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हर एक समाज की रिक्वायरमेंट है संचार, हर एक फैमिली की रिक्वायरमेंट है संचार। अगर फैमिली में 5-6 लोग हैं, उनके बीच में भी संचार हो रहा है, वो सोसाइटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोसाइटी के बीच में भी संचार हो रहा है। आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो वहाँ भी संचार हो रहा है, आप क्लासरूम में आए हो तो भी संचार हो रहा है। तो क्या है बेटा, ये सोशल नीड है। और आप देखना यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे मैंने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपको बताया था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है, सोशल नीड की पूर्ति करता है, हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हम एक जोक के तरीके से कहते हैं कि सबसे बड़ा रस निंदा रस। आप देखोगे महिलाओं में जो भी रूरल एरियाज में हैं, सबसे ज़्यादा बैठ करके वहाँ पे बातें कर रही हैं तो उन्हें एक सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलता है। तो ये सोशल नेसेसिटीज है आपका। नेक्स्ट है बेटा नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है,
अच्छे संचार के लिए, और इसे आप हायर एजुकेशन से किस तरीके से जोड़ेंगे बेटा? हायर एजुकेशन से आप जोड़ोगे कोठारी कमीशन। एक आपका बेटा यहां पे आता है त्रिभाषा सूत्र। बेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाषा महत्वपूर्ण है किसके लिए? संचार के लिए। और संचार महत्वपूर्ण है आपका किसके लिए? शिक्षण के लिए। और इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन जोड़ेंगे कथन कारण के रूप में। कथन और कारण के रूप में आप देखोगे अगर बच्चे की भाषा वही है, मातृभाषा में टीचर पढ़ा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसे समझ में आएगा। मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत पहले कार्य करता था, वहाँ पे आईआईटी का प्रोडक्ट पढ़ा रहा था बेटा फिजिक्स। रूरल बैकग्राउंड में वो बीटेक का कॉलेज हुआ करता था। बच्चे कंप्लेन लेके डायरेक्टर के पास पहुंचे कि जी टीचर अच्छा नहीं है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तब हमने उन्हें बुलाया तो उनका पता चला वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे बेटा, और बच्चे कहाँ के थे? गांव के। तब हमने उनसे कहा कि भैया एक काम करना है, हिंदी मीडियम में आप क्लास लो। तो हिंदी उन पे भी नहीं आती थी, बट प्रैक्टिस के माध्यम से उन्होंने हिंदी में क्लास लेनी शुरू की। तो थोड़े दिन बाद बच्चों का फीडबैक आया कि टीचर बहुत अच्छे हैं जी। तो अच्छा शिक्षक वो है जो अपनी नॉलेज को बच्चों तक ट्रांसफर कर सके। और ट्रांसफर कब होगा? जब आपका मीडियम बहुत कन्वीनियंस होगा, जिस भाषा में बच्चे बात करें उस भाषा में ही आपको समझाना है। देखो यथासंभव स्थिति, एक वर्ड आता है यथासंभव स्थिति। जब शिक्षक संचार करता है क्लासरूम में, तो कभी कभी वो इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल के थ्रू बच्चे में वो नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एक्सचेंज ऑफ आइडिया। अपने आइडियाज से दूसरे को प्रभावित करना, दूसरे को अपने आइडिया से रूबरू कराना। कंप्लीट मैसेज, आप देखोगे अच्छा कम्युनिकेशन कब है? जब मैसेज कंप्लीट हो। मैंने पिछली बार भी बताया था कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। नॉलेज ट्रांसफर। क्वेश्चन बेटा बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा? तो क्वेश्चन आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन को लेकर के आएगा। अच्छा शिक्षक कौन सा है जो नॉलेज ट्रांसफर कर सकता हो? लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट कार्य क्या है संचार का? वो लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे करा रहा है। नेक्स्ट है बेटा फॉर अचीविंग गोल्स। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा जो संचार है उसमें हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं बेटा। संचार कब सफल होगा? जब ए अपना बी से ऐसा कम्युनिकेशन करता है कि जो उसका उद्देश्य है उसको सफल कर ले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब रूरल एरियाज में बसें चलती थी, आज भी चलती हैं, उनमें एक व्यक्ति आता है जो चूरन वगैरह बेचने आता है। और ध्यान रखना बेटा वो कोई मैनेजमेंट का डिप्लोमा नहीं करता है, बट उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना इफेक्टिव है कि वो अपना सारा प्रोडक्ट यहाँ उन लोगों को बेच करके चला जाता है। तो मैनेजमेंट में, लीडरशिप में, टीचिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा अच्छा संचार होना। और अगर आपका अच्छा संचार है तो आप अपने गोल को अचीव कर जाओगे। जैसे शिक्षक का सबसे बड़ा गोल क्या है? जो शिक्षक के पास में नॉलेज है उसको बच्चों तक ट्रांसफर करना है। अब इसे ट्रांसफर करने के लिए जो जो कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। शेपिंग ओपिनियन एंड वैल्यूज। ठीक है बेटा, जब आप देखोगे दादा दादी जो कहानियां सुनाते थे, आज सबसे बड़ा क्राइसिस है मोरल एजुकेशन को लेकर के। मोरल एजुकेशन आज स्कूलों में पढ़ाई जा रही है क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है। जैसे कम्युनिकेशन को भी हमने डायनेमिक बताया है। तो पहले जो स्ट्रक्चर थी वो जॉइंट फैमिली को लेकर के थी। जॉइंट फैमिली जो ये वैल्यू एजुकेशन है, ये वैल्यू एजुकेशन दादा दादी की कहानियों में होती थी। तो आप देखोगे कि इन एजुकेशन को शेप देने के लिए भी संचार बहुत जरूरी है। और पहले ये संचार कहानी के माध्यम से होता था। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव दिए थे यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संचार का। यहां से एक क्वेश्चन बनता है बेटा, आमने सामने और लिखित
कौन से माध्यम में हम अपनी भावनाओं को अधिक ट्रांसफर कर सकते हैं? भावनाओं से अवगत कराना। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ जो फेस एक्सप्रेशन है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? सामने वाले को प्रभावित करने के लिए। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर के भी है, पर्सनावली को लेकर के। पर्सनावली की अपेक्षा अनुसूची ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? अवलोकन भी हो रहा है। बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपका यहाँ भी करा दूंगा। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि संचार ही चल रहा है तो संचार ही। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्रिएट होता है। आमने सामने बैठे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी रिलायबिलिटी को हम वहाँ चेक कर सकते हैं। जब कोई सामने वाला झूठ बोलता है तो उसके हाव भाव, गेस्चर, पोस्चर बदल जाते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। कभी कभी हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। कल्चरल प्रोग्रेशन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सिचुएशन। नेक्स्ट आपका क्लियरिटी एंड इफेक्टिवनेस। ये आपके संचार की विशेषताएं हैं। यहाँ मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलने बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपका नेट जेआरएफ का क्वेश्चन आएगा। ये आपका पिछली क्लासेस से अलग है बेटा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ये है बेटा उद्विकास। किसका? संचार का उद्विकास। संचार का उद्विकास कैसे हुआ है बेटा? नॉन वर्बल। देखो बेटा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। जब आप किसी भी चीज को स्टडी करते हो तो आदिकाल से लो। जैसे हम सोशियोलॉजी में विवाह नामक संस्था बताते हैं, परिवार बताते हैं, नातेदारी बताते हैं। पहले कैसे थी, बीच में कैसी हुई, और आज रिसेंट ट्रेंड क्या है, इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखते हो। ध्यान रखना बेटा, कुछ दिनों में आपकी परीक्षाओं का मोड जो है वो गवर्नमेंट लिखित करने जा रही है, और यहाँ पे किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर लिखोगे वो ये पैटर्न है। प्राचीन समय में किस तरीके का था, बाद में कैसा हुआ, और आज कैसा है। इन तीन चीज़ों को लेकर के आपको क्वेश्चन को समराइज करना है। आगे टीचिंग के आपके कंपटीशन जो जितने जनरेट होंगे, कोचिंग की जो मोटिव है हमारे का, वो ये मोटिव है कि जितने भी एग्जाम आपके टीचिंग के हो रहे हैं, नेट जीआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका आने वाला है कोचिंग का। जिन जिन बच्चों की तैयारी कराई है अच्छे आए हैं, और आगे जो भी बच्चे हमारे यहाँ से नेट जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे उन्हें लिखित में परीक्षा की तैयारी कराने का भी जिम्मेदारी कोचिंग ने ली है। अब ये क्या है बेटा? संचार का उद्विकास, यानी कि एनिशिएंट टाइम से आज तक किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है? जो कूट हैं, कूट को सही क्रम में लगाइए। अब इसे समझ लो बेटा, पहले था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक नहीं था, भाषा का विकास ही नहीं हुआ था। फिर केव पेंटिंग आई आपकी, ठीक है, चित्रण, गुफा चित्र। उसके बाद आपका जो संचार है वो पहाड़ियों पे उकेरा जाने लगा, पत्थरों पे उकेरा जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट युग आता है आपका राइटिंग। अब यहाँ पे आपका मुद्रण का विकास हो गया है, मुद्रण क्रांति कह सकते हो, मुद्रण क्रांति। फिर आपका स्मोक सिग्नल है, ये धुएं के द्वारा हम सिग्नल दे रहे हैं, धुआं जला करके, आग जला करके धुआं उठ रहा है तो मैसेज आ रहा है कि भाई सिचुएशन डेंजरस है। इसके बाद देखोगे कौन कैरियर हो गए? पक्षियों के द्वारा चिट्ठी भेजी जाने लगी, मैसेज भेजा जाने लगा। तब तक पोस्ट ऑफिस की स्थापना नहीं हुई थी। इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आती है बेटा, जो मैंने मुद्रण क्रांति यहाँ बताइए बेटा, यहाँ पे आना है ये मुद्रण क्रांति। क्रांति का मतलब समझते हो बेटा? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, चीजें बल्क में आने लगी वहाँ। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस की बात आई है, जो आज लुप्त होने जा रही हैं। आज आपके घर डाकिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आईसीटी के कारण आपकी चीजें जो बदल गई हैं, सोशल स्ट्रक्चर जो बदली है। अब डाक खाने की जो व्यवस्था है वो लुप्त हो जाएगी। डाक खाना, पोस्ट ऑफिस थोड़े दिन में बंद कर देगी सरकार, क्योंकि इसका रेलिवेंस खत्म होता जा रहा है। आपके फ़ोन में ही सब चीज़ें आपको मिलने रही हैं।
नेक्स्ट है बेटा टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई। बेटा ये आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, नए कम्युनिकेशन से पूछा जाने वाला है, इसे आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। पीएनजी आपको मिल जाएगी बेटा इसकी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा ये आपको याद जरूर होना चाहिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इससे जरूर आएगा बेटा, क्लासरूम कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि आजकल जो एनटीए नेट जेआरएफ की जो एग्जाम होता है वो टीचिंग प्लस कम्युनिकेशन को जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, ठीक है। टू डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। कम्युनिकेशन के थ्रू हम नॉलेज का ट्रांसफर ही नहीं करते, बच्चे में वो सभी पर्सनालिटी के गुण का समावेशन करना होता है, क्योंकि एजुकेशन का मोटिव सिर्फ नंबर लाना नहीं है बेटा, एजुकेशन का मोटिव है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ संचार के माध्यम से हम उसकी सेल्फ इमेज को, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। जो आपका सब्जेक्ट मैटर, ध्यान रखना बेटा हर कंपटीशन की बुक की भाषा अच्छी नहीं होती है, इसलिए एक्सपर्ट्स जो सलाह देते हैं आपको वो बुक आपको पढ़नी चाहिए। कई बार देखोगे किसी बुक की जो लैंग्वेज बड़ा क्लिष्ट होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाषा वही अच्छी है जो आपको बेटर कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, कैसे क्वेश्चन क्रिएट होता है। जब कोई बच्चा क्लास लेने आपका आता है तो क्लासरूम में क्या होता है, टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ। ध्यान रखना बेटा सिचुएशनल क्वेश्चन है, अब इस सिचुएशन को समझ जाना। टीचर जब बच्चे से इंटरेक्शन करता है तो वो उसके ज्ञान का जो पूर्व लेवल है, ज्ञान के पूर्व स्तर की जांच करना। अब ये क्यों जरूरी है बेटा, स्तर की जांच करने के बाद उसका जो लेवल है नॉलेज का, वहां से ही वो स्टार्ट करता है। कई बार बच्चों से इंटरेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसकी नॉलेज का पता कर लें, और अगर हमने उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ बच्चा डिमोटिवेट हो सकता है। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे डिग्री से क्वेश्चन आता है, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। कम इंटरेक्शन हुआ है, बच्चे का लेवल पता कर लिया, वहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। बट कभी कभी टीचर क्या करता है, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ लिए, उससे 2 बार बोल दिया तुम्हें ये भी पता नहीं है, ऐसे बोल दिया हाव भाव करके, तुम्हें ये भी पता नहीं है, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, वो डिमोटिवेट हो सकता है। तो आप देखना बेटा ये सिचुएशनल क्वेश्चन है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, अंडरस्टूड के लिए जितना कम्युनिकेशन जरूरी है उतना ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बच्चे को मोटिवेट करोगे क्लास में। क्लास में बेटा ध्यान रखना एक वर्ड आता है प्रोबिंग, हिंदी में लिखते हैं अधिकार परीक्षा। टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। टीचर का सबसे बड़ा कार्य क्या है, बच्चे में रुचि पैदा करना। अभी आप देखोगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे। टीचर का कम्युनिकेशन बैरियर सबसे ज़्यादा तब होता है जब बच्चा पैसिव हो जाता है, वो अच्छा लिसनर नहीं रहता है। कब नहीं रहता है, जब आपकी रुचि बच्चे की क्रिएट नहीं हो रही है कंटेंट में। तो टीचर का सबसे ज़्यादा है कि बच्चे को मोटिवेट करे और उसकी पढ़ाई में रुचि डेवलप करने की कोशिश करे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इसका तो होना जरूरी है। इफेक्टिव में क्या आएगी बेटा, एज यथासंभव, यथासंभव। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, फॉर्मल इनफॉर्मल। देखो बेटा क्वेश्चन के आंसर का सही और गलत होने का एक महीन सा धागे भर अंतर होता है। टीचर का सबसे ज्यादा जो इसमें एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन कब कंडक्ट होगा, जब वो इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल दे। सपोज दैट बच्चे को क्लासरूम में स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं कि सिचुएशनल ऐसी चीज़ें हैं, तो बच्चे के माइंड में ये चीज़ें छप जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ पे कई, जैसे आरटीआई को हम पढ़ाते हैं, तो आपकी हिंदी मीडियम एक मूवी आई है। मोस्टली अधिकांश बच्चे जो आते हैं वो देखे हुए आते हैं, उन्हें यही बताना है कि हिंदी मीडियम में आपकी आर्टिकल 21A से रिलेटेड है, शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, तो आपको बाकी की चीज़ें नहीं बतानी, बस फैक्चुअल बताना है। तो देखोगे ना ये चीज़ यथासंभव का मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल दे सकता है, ध्यान रखना बेटा। बट भाषा दूसरी बन गई, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए,
शिक्षक को क्लास में इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल दे सकता है बेटा। बीइंग ऑब्जेक्टिव और अनबायस, ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को क्लासरूम में किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, रीजन के बिहाफ पर। टीचर एक आदर्शवादी होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए टीचर आदर्शवादी होना चाहिए। अब ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको यहाँ पे एक प्लेसिबो इफेक्ट बताया था। प्लेसिबो, ये जो आपकी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, ये इस तरीके की प्रक्रिया है बेटा। ये सेंडर है, टीचर है, ये आपका रिसीवर है। जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ये बेटा बिलीव का, ये आपका क्या है, विश्वास की चीजें हैं। अगर विश्वास बहुत अच्छा है तो ये गैप इतना हो जाएगा बेटा, और ये अच्छा ग्राही रहेगा, रिसीव करेगा, और ये दाता होगा यहाँ। और अगर इसका विश्वास इसमें नहीं है तो ये रिसीव नहीं होगा, यहाँ से हर चीज को ये फिल्ट्रेशन करेगा। फिल्ट्रेशन का मतलब बेटा छानना। अगर आपको सामने वाले पे विश्वास नहीं है, ध्यान रखना बेटा, आज आप बड़ा डिब्बाबंद फूड खा रहे हो, बिलीव है ना, बहुत से लोग देखोगे जो तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू का व्यापार ऐसे करते हैं और ऐसे खा लेते हैं। उस तंबाकू में चाहे कुछ ही डला हो, छिपकली निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिलीव है वहाँ। ऐसे ही टीचर की नॉलेज है, जब टीचर आदर्शवादी होगा तो ये रिसीवर बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों को अडेप्ट करेगा, ग्राही रहेगा। तभी पॉसिबल है जब जो ये सेंडर है या टीचर है ये क्लास में अनबायस हो। बच्चों के माइंड में इसकी इमेज एक आइडियलिस्टिक पर्सन वाली होनी चाहिए। ठीक है बेटा। प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ये क्लियर, स्पेसिफिक एंड, क्या है बेटा ये, क्लियर, स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब कम्युनिकेशन होता है क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो क्लियर कोई चीज की कॉन्सेप्ट करते ही नहीं है, बाद में आपको ही पूछना पड़ता है कि भाई मुद्दे पे आओ, बात क्या है। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का मेथड आपको पहले ही बताया गया है। यूज लैंग्वेज, यूज एप्रोप्रिएटेबल सिंबल। ठीक है ना बेटा। अब आप देखोगे जब मैं क्लासरूम की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा टीचर के गेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, उसके सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू बेटर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें, प्रिंसिपल फॉर चूजिंग टीचिंग मेथड एंड टूल। क्या क्या टीचिंग मेथड और टूल आपके टूल्स चुनने चाहिए किसको, टीचर को। सेलेक्ट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। ध्यान रखना बेटा, रेलिवेंट का मतलब है कि जो आज चल रहा है, आज आप आईसीटी का यूज कर रहे हो। देखो आईसीटी के यूज का मतलब क्या है, आप बच्चे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, ट्रेडिशनल मेथड है और 60% उनका रिजल्ट आया है। यहाँ स्टूडेंट है और आईसीटी इन्वॉल्व है, इसमें रिजल्ट आया 80%। तो इसकी जो इफेक्टिविटी है वो 20% इफेक्ट कर रही है किसको, टीचिंग मेथड को। टीचर अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है क्लासरूम में तो उसकी कक्षा जो है वो रुचिकर हो जाती है। अगर रुचिकर होगी तो बच्चे ग्राही होंगे अच्छे, और ग्राही होंगे तो वो नॉलेज रिसीव करेंगे, और अगर नॉलेज रिसीव करेंगे तो इनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये बेटा इस तरीके से है कि टीचर को रेलिवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड और मीडिया का यूज क्लासरूम में करना चाहिए। अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगूँ या सपोज दैट ब्लैक बोर्ड पे चौक बत्ती से पढ़ाने लगूँ और जो इससे पढ़ा रहा हूँ उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, यूज वेराइटी ऑफ मेथड एंड मीडिया। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, सपोज दैट कि एक कम्युनिकेशन से बेटर इफेक्ट नहीं हो रहा है, टीचिंग मैथोलॉजी पे भी यही आपका क्वेश्चन बनता है। जब बच्चे एक मेथड से सेटिस्फाइड ना हो तो टीचर को अपनी मैथोलॉजी बदल देनी चाहिए। ऐसे ही इसमें है, हमें अलग अलग संसाधन यूज करने चाहिए। कभी कभी हम आपको चार्ट बना करके पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, कभी कभी हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है, रुचिकर करने के लिए हमें मेथड भी अलग अलग यूज करने हैं और टूल्स भी अलग अलग यूज करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि कुछ यूनिट्स आपकी पीपीटी के माध्यम से भी होंगी जहाँ बर्डन होगा,
कुछ मैंने आपको यहाँ हैंड रिटन में समझाया है, कभी कभी हम डायग्राम बना करके भी समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेटेड मीडिया एंड टीचिंग लर्निंग। इंटीग्रेटेड मीडिया का यूज करना है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, तभी आपकी नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिशिंग, ठीक है, ए सेपरेट लर्निंग एटमॉस्फेयर। अब ये बेटा आपका क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। क्लासरूम मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि क्लासरूम आपका जॉयफुल लर्निंग होना चाहिए। बच्चों पे जितना स्ट्रेस होगा उतने ही अच्छे तरीके से वो रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लासरूम शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, ठीक है बेटा। एक बैच में 20 बच्चों से ज़्यादा टीचर अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। सपोज दैट आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। वो 60 मिनट का क्लासरूम है, क्लास की ड्यूरेशन 60 मिनट है, बच्चे 100 हैं, तो क्या है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा और 1-2 बच्चे ही क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हीं के आंसर में टीचर रह जाता है। तो ये क्या है बेटा, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके का हो, ओवर क्राउडेड ना हो, एंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। कई बार देखोगे बच्चे को सीट ही नहीं मिली और बच्चा गेट पर खड़ा देख रहा है उसे सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तक आवाज़ जा ही नहीं रही है, तो यहाँ कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा आपका। बिल्ड रैपो विद स्टूडेंट, ध्यान रखना बेटा टीचर और स्टूडेंट के बीच जितना घनिष्ठ रिलेशन होगा, रैपो अच्छी होगी, उतना ही नॉलेज ट्रांसफर होगी। अर्थ बदलते हैं बेटा, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है जितना घनिष्ठ होगा, जितना अच्छा होगा। ध्यान रखना जब क्लासरूम होता है प्रॉपर, एक टीचर अगर अच्छा है तो अपने एक एक स्टूडेंट का स्केल यहाँ रखता है। अक्सर देखना कि क्लास में बच्चे से उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ टीचर को ये डाउट है कि ये बच्चा मेरा पीछे है, ये बता नहीं पाएगा, तो उसी से क्वेश्चन पूछता है उसे साथ लेकर के आने के लिए। तो ये टीचर का मेथड होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इसी से बच्चे से क्यों पूछ रहे हैं आंसर, कई बार क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है बेटा क्योंकि टीचर को डाउट है कि उस बच्चे को नहीं आया है। और अच्छा टीचर वो है कि जो अपनी क्लास में बैठे हुए एक एक बच्चे का स्केलिंग उसके माइंड में हो, उसे एक एक बच्चे का लेवल पता हो। और ये कब पता होगा, जब आपका रेपोटेशन जो रेपो है स्टूडेंट का और टीचर का बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होना, और अगर एक सब्जेक्ट के हैं तब तो और ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट में से होकर के आते हैं, इसका हो गया मेरा ना हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ बच्चे में हम हेल्दी कंपटीशन की भावना, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका डिलोर कमीशन को लेकर के आता है बेटा, हायर एजुकेशन की जो यूनिट होगी उसमें मैं इसे पूरा तरीके से और एनवायरनमेंट में कराऊंगा। ये उस चीज़ को शो करता है कि कम्युनिकेशन के द्वारा हम कोऑपरेशन, सहयोग की भावना और हेल्दी कंपटीशन की भावना स्टूडेंट में डेवलप करें, ठीक है बेटा। प्रोवाइड नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ने के लिए। अब हमने अपने कोचिंग पे बिल्कुल ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, बच्चे को चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए वो ठीक, कोई भयमुक्त माहौल है, अच्छी दशाएं हैं, एसी चला हुआ है, पंखे चले हुए हैं, बच्चे को यही पता नहीं चलती शाम कब होगी, इतना गैदरिंग होती है नॉलेज। तो ये क्या है, बच्चे को जब हम नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ कोई भय ना हो, तो वहाँ लर्निंग हमारी अच्छी होती है। और ध्यान रखना जब बच्चा पढ़ता है उसके लिए जो कंडीशन जरूरी हैं, अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो बच्चा इजीली टास्क अपना प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब बेटा एक फॉर्मूला आपका आता है जो आजकल एक ट्रेंड के तौर पे चल रहा है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या है बेटा, ये कॉन्शियसनेस है, कॉन्क्रीटनेस है, करेक्टनेस है, कंसिडरेशन है, क्यूरियोसिटी है और कंप्लीटनेस है। बेटा ये कंसिडरेशन अभी मैंने बताया, सामने वाला कंसीडर कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर यहाँ से पॉइंट आते हैं। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा इन्हें रिपीट कर लेना। एक आपके 4 ऐसे ही है बेटा, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी। ये आपकी बेटा एक क्लास हुई है, 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं, 10 क्लास में आपका पूरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसके बाद PYQ एक एक यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि हमने कमिटमेंट किया हुआ है आपसे कि ऑनलाइन आपको सभी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है,
तो आप अगर चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ पूरी होने वाली है। और मेरा प्रयास ये है कि जून 26 वाला जो एग्ज़ाम आपका होगा वो क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।